तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। देखो, ये जानने से पहले कि आज हम कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बार जो मेंस के पेपर्स आए हैं, अभी तक आप सब ने जीएस मेंस के पेपर देख ही लिए होंगे और एसए का पेपर भी आपने देख लिया होगा। तो आपको कैसे लगा? आप में से ज़्यादातर लोगों को ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, वो इजी टू मॉडरेट लगे होंगे। एसए को अगर छोड़ दें तो जीएस पेपर्स तो देखो इजी टू मॉडरेट थे। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 ये देखो ऑलमोस्ट करंट बेस्ड होता है। तो इन दोनों पेपर्स को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एडिटोरियल की डिस्कशन की सहायता से हो जाते हैं। सारे नहीं हो पाते, कुछ छूट जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जीएस पेपर 2 में यूएस और इंडिया की राइट टू इक्वालिटी को कंपैरिजन करने का क्वेश्चन था। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन कभी हमने डिस्कस किया हो। दूसरा, एक लर्न वाइल अर्न, ये देखो पहले प्रीलिम बूस्टर में तो मैंने डिस्कस किया था, मुझे याद है, लेकिन एडिटोरियल में ये लर्न वाइल अर्न कंसेप्ट हमने कभी नहीं डिस्कस किया। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम छोड़ दें तो बाकी जीएस पेपर 2 के 18 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी डिस्कशन से हो जाते हैं। उस वही हाल जीएस पेपर 3 का है। तो क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग आया हो, लेकिन बात यह है ना, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जितना आसान दिखते हैं ना उतने आसान है नहीं। मतलब यूपीएससी ने 2 कंसेप्ट्स को या 3 कंसेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करके पूछा है। आगे आगे हम आने वाली डिस्कशंस में देखेंगे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों से जो लगातार एडिटोरियल डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको अब कहाँ कमी महसूस हो रही है। जिन्होंने मेंस नहीं दिया, मतलब आप 1 साल से डिस्कशंस फॉलो कर रहे हो, तो आपको लगा होगा कि हाँ, क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं दे सकता हूँ। तो आपको कमी क्या लग रही है अपनी तैयारी में? जो कमी आप बताओगे ना नीचे कमेंट बॉक्स में, उस कमी को एड्रेस करने के लिए फिर हम हमारी ये डेली रेगुलर डिस्कशन में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ऐड करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आप अपनी जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम हमारी डिस्कशन में क्या शामिल करें जिससे आपकी तैयारी जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नर से संबंधित, दूसरे नंबर पे मीडिएशन से संबंधित आर्टिकल देखो हमने 10 दिसंबर को भी डिस्कस किया था। उस समय काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 15 मिनट की डिस्कशन थी। लेकिन आज भी इस आर्टिकल में जो अलग पॉइंट्स हैं ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आर्टिकल है प्राइवेसी से संबंधित। देखो, प्राइवेसी पर ना इतने आर्टिकल्स आते हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक आर्टिकल तो प्राइवेसी पे संबंधित आ ही जाता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला है, हमारे डिस्कशंस का ना फोकस ये होता है कि पूरा जो सिलेबस है ना वो कवर हो जाए, एक टॉपिक बार बार रिपीट ना हो, फिर फायदा नहीं होता ना। अब यूपीएससी ऐसा थोड़ी ना है कि उस टॉपिक पे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 10 का ही। 2-3 आर्टिकल डिस्कस करने के बाद भी जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है तो फिर उस पर 15 आर्टिकल डिस्कस करने का क्या फ़ायदा। सिलेबस कवरेज पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। जैसे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सुर्खियों में है। फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो सोसाइटी की नीड है। तो सारा सिलेबस 1 साल में कवर हो जाए आपका, धीरे धीरे करके उस सारे सिलेबस से संबंधित जो करंट हैं वो आपके कवर हो जाएं। बेशक हिंदू ने पूछे या नहीं पूछे हैं, हिंदू के भरोसे थोड़ी ना हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हिंदू तो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है भाई, एक तो किसी को बेस बनाना ही है ना, बस इसको हमने बेस बना रखा है, अदरवाइज हिंदू के भरोसे कुछ नहीं होता है। खैर, तो तीसरा इशू हम ये डिस्कस करेंगे और बाद में ये 2 ईडब्ल्यूएस कोटा का आर्टिकल है, इसमें भी कुछ खास पॉइंट्स निकलते नहीं है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, पहले तो सरकार ने बोल दिया कि ईडब्ल्यूएस में जो 8 लाख की लिमिट है वो हम रिवाइज करेंगे। कमेटी भी सरकार ने गठित कर दी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में जो काउंसलिंग थी उसको फिलहाल स्टे लगा दिया कि जब तक सरकार इस कोटा को लिमिट को रिवाइज नहीं करती है तब तक एडमिशन नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया तो फिर सरकार ने बोल दिया कि अभी तो हम पिछला जो जैसे चल रहा था ना वैसे ही एडमिशन लेंगे। तो राइटर यही बोलते हैं, फिर जरूरत क्या थी इतने दिन काउंसलिंग को रोक कर रखने की, जब आपको पिछले क्राइटेरिया के हिसाब से ही काउंसलिंग करनी थी। फायदा क्या हुआ इन सब चीज़ों का? तो ये राइटर बोलते हैं, कुछ खास पॉइंट नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नर्स की वर्किंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
देखो हाल फिलहाल में काफ़ी सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में और केरला में स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स के बीच टकराव देखने को मिला। महाराष्ट्र में तो काफ़ी विचित्र स्थिति सामने आई। महाराष्ट्र में गवर्नर ने स्पीकर के इलेक्शन की डेट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इस वजह से महाराष्ट्र में जो स्टेट असेंबली है वो स्पीकर का चुनाव नहीं कर सकी। और केरला में भी सिचुएशन कम स्ट्रेंज नहीं है। केरला में स्टेट गवर्नर ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रीअपॉइंट कर दिया लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस ये लगाए कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रीअपॉइंट करने के लिए, और गवर्नर ने यह तक कह दिया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस वजह से केरला स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई। देखो वैसे गवर्नर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आज़ादी के बाद से ही समय समय पर होता आया है, बट पिछले कुछ सालों में ये जो टकराव है ना स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे राजस्थान में पहले ये हुआ था, कुछ महीने पहले की ये बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को गवर्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और महाराष्ट्र में भी पहले ऐसा हो चुका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को गवर्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो समय समय पर टकराव देखने को मिलता है ना अलग अलग राज्यों में, खास करके अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में, जैसे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जहाँ जहाँ पे जिन राज्यों में बीजेपी के अगेंस्ट किसी दूसरी पार्टी की सरकार है ना, वहाँ पे टकराव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कुछ हद तक गवर्नर की पोस्ट की हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? याद कीजिए जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे उस समय देखो गवर्नर की पोस्ट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे, वो सिर्फ राजा यानी ब्रिटिश क्वीन और किंग के प्रति अकाउंटेबल हुआ करते थे, उन्हीं के प्रति आंसरेबल हुआ करते थे। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान जब बन रहा था ना, तो गवर्नर की पोस्ट को लेके भी काफ़ी डिबेट्स हुई, हेल्दी डिबेट्स हुई कि कैसी हमारे आज़ाद भारत में गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए। कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जो ये चाहते थे गवर्नर की पोस्ट वैसे ही पावरफुल होनी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश ईरा में पावरफुल थी। लेकिन देखो BR अम्बेडकर ये अपनी सोच में क्लियर थे कि गवर्नर की पोस्ट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की होनी चाहिए और असली जो पावर होनी चाहिए ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर को यह भी लगता था कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर तो जरूर होनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो पावर्स जिसमें गवर्नर अपनी मर्जी से एक्ट कर सकें और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, आपको पता होना चाहिए, गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना वो प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा है। कैसे? देखो प्रेसिडेंट आपको पता है हेड ऑफ स्टेट हैं, मतलब अभी जो हमारे राष्ट्रपति है ना रामनाथ कोविंद जी, ये इंडिया के हेड हैं। उसी प्रकार से किसी भी राज्य में जो गवर्नर है ना वो उस स्टेट के, उस राज्य के हेड हैं। लेकिन देखो इसके साथ साथ अब आप ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जो होते हैं किसी भी राज्य में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम करते हैं, वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इस वजह से मान लीजिए स्टेट असेंबली ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया जो गवर्नर को लगता है संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो उस मामले में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशंस गवर्नर दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है किसी राज्य में शासन जो है वो संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो इस वजह से गवर्नर के पास जो पावर्स है ना डिस्क्रिशनरी पावर्स वो प्रेसिडेंट से ज़्यादा हैं। प्रेसिडेंट के पास तो ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपने आप से सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकें या फिर किसी बिल को रोक सकें। समझ गए? इसके बाद राइटर ये बोलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 50 है ना, वही सेक्शन सीधा सीधा उठा लिया गया संविधान के आर्टिकल 163 में। यानी आज के संविधान का जो आर्टिकल 163 है ना वो सीधा सीधा उठाया गया है आज़ादी से पहले के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 50 से। इसलिए थोड़ी वेगनेस है आर्टिकल में। ये देखिए ये है आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
होंगे गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए सिर्फ उस सिचुएशन में गवर्नर अपनी मर्जी से अपनी डिस्क्रिशन के अनुसार एक्ट करेंगे जब जो कि संविधान के अनुसार जरूरी है। अदरवाइज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। थोड़ी लैंग्वेज जो है ना वो वेग है। लैंग्वेज के वेग होने की वजह से ना बहुत बार गवर्नर खुद से ही एक्ट कर लेते हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, इसीलिए टकराव पैदा हो जाता है। जबकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को क्लैरिफाई किया है। शमशेर सिंह केस 1974 का, नाबम रेबिया केस 2016 का, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली ये बोला है कि गवर्नर को एक्ट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन अगर हो, संविधान के अनुसार जो एक्सेप्शनल सिचुएशन बोली गई हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि गवर्नर को लगता है कि कोई बिल संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है, या फिर गवर्नर को लगता है कि किसी स्टेट में सरकार जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तब गवर्नर अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी से छोटी सिचुएशन में उनको एक्ट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। अब देखिए एग्जाम्पल यहां पे महाराष्ट्र के गवर्नर ने स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो डेट रखी थी ना उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जबकि देखो ये नॉर्मल सी चीज होती है, आजादी के बाद से ही अभी तक कभी इस चीज पे विवाद पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार गवर्नर ने इतनी छोटी सी चीज का पतंगड़ बना दिया कि उन्होंने स्पीकर की इलेक्शन की डेट को एक्सेप्ट नहीं किया। आमतौर पे देखो सभी स्टेट असेंबलीज में ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि सरकार जो है वो डेट फिक्स कर देती है कि इस दिन हम स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, और सरकार फिक्स करके असेंबली के सेक्रेटरी को ये चीज़ बता देती है कि हमने ये डेट फिक्स की है। तो बाद में असेंबली के सेक्रेटरी जो हैं इसे फॉरवर्ड कर देते हैं गवर्नर को उनके सिग्नेचर के लिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, गवर्नर सिग्नेचर कर देते हैं, और गवर्नर जब सिग्नेचर कर देते हैं क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड हैं, उन्हें सरकार के हिसाब से ही काम करना है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना होता है, तब फिर सारे मेंबर्स को बता दिया जाता है कि इस दिन हम स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गवर्नर इस डेट को अप्रूव नहीं करते हैं तो क्या उस दिन इलेक्शन होगा? तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये चीज़ ना कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो गवर्नर को मिली हुई है। ये तो सिर्फ हाउस का रूल है, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का रूल है कि गवर्नर को भेजा जाएगा साइन के लिए कि कब स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो हाउस के रूल से ना ये चीज़ हटाई भी जा सकती है। हाउस के रूल में सिंपल ये भी लिखा जा सकता है कि सरकार जब असेंबली के सेक्रेटरी को बोलेंगे कि इस दिन हम स्पीकर का इलेक्शन करेंगे तो उस दिन फिर असेंबली का सेशन ऑर्गेनाइज होगा। तो गवर्नर के नाम को हटाया भी जा सकता है हाउस के रूल से। लेकिन पता नहीं गवर्नर इस चीज पे टकराव चाह क्यों रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। ये छोटा सा इशू है जो नॉर्मल रूटीन के मैटर होते हैं, उस पर भी गवर्नर जो है वो टकराव चाह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद राइटर केरला का इशू डिस्कस करते हैं। ब्रीफ में इशू आपको पता है, जो ये कन्नूर यूनिवर्सिटी है ना, इसमें वो पर्सन जो वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रहे थे उसको रीअपॉइंट कर दिया गया गवर्नर के द्वारा। लेकिन रीअपॉइंट करने के बाद में ये बोला कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में था और स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते मैंने वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे गिल्ट है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस कन्नूर यूनिवर्सिटी में मैं चांसलर के तौर पर काम नहीं करूँगा। जबकि देखो एक्स ऑफिशियो समझते हो ना, जो पर्सन गवर्नर की पोस्ट पर होता है उसे स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर काम करना ही होता है। ये चॉइस नहीं होती, ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। जैसे देखो हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट पर काम करना ही होता है। ये संविधान में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी है कि हाँ वेंकैया नायडू इस बार वाइस प्रेसिडेंट बने, वो कहें कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम करूं। ऐसा नहीं होता है। ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा ही। उसी प्रकार से जो गवर्नर होगा किसी राज्य का, वो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा ही। लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि मैं स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर काम नहीं करना चाहता। राइटर एक्सप्लेन करते हैं, देखो एक्चुअल में लीगल पोजीशन क्या है। जो यूनिवर्सिटी एक्ट है ना,
वो देखो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बताता है जिसके अनुसार किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को उसी पोस्ट पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब वाइस चांसलर को रीअपॉइंट करना ये गलत नहीं है। तो कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फिर से रीअपॉइंट कर दिया जाए, ये जो सरकार की एडवाइस थी ना गवर्नर को, जिसे उन्होंने माना, इसमें कुछ गलत नहीं था। और देखो ध्यान देने वाला पॉइंट यहां पर यह है कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट के लिए ना गवर्नर को कोई जरूरी नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना है। यहां पर भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वो इवन असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, उनकी एडवाइस से भी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के मामले में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वो चाहते तो सरकार के सजेशन को रिजेक्ट भी कर सकते थे, उनके पास पावर थी। तो इस केस में कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के केस में चूंकि देखो वो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली लगा सकते थे कि वाइस चांसलर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या उनकी मेरिट है रीअपॉइंटमेंट में या फिर नहीं है, तो ये सब देख के वो एक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने एक्ट भी किया, उन्होंने वाइस चांसलर को फिर से रीअपॉइंट कर दिया। तो सोचा गया था कि शायद उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, उनकी मेरिट देखी होंगी, क्योंकि उनका काम है गवर्नर का ये सब देखना। लेकिन उन्होंने वाइस चांसलर को रीअपॉइंट तो कर दिया, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि मैं प्रेशर में था इसलिए मैंने वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ये काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशंस हैं। गवर्नर की जो पोस्ट है ना, काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है गवर्नर, उनको संविधान की बाउंड्रीज में ही रहकर काम करना चाहिए। वो सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के तौर पे काम करते हैं। संविधान उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के समकक्ष यानी स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल एक अलग से गवर्नमेंट चलाएं, और ना ही वो अपने एक्शंस के लिए जो भी उन्होंने एक्शन लिए होते हैं ना एज ए गवर्नर, इसके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन अक्सर ये देखा गया है अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में पॉलिटिक्स हावी हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिस पर यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो पीछे छूट जाती है। लास्ट में कोट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कहा था गवर्नर एक ऐसी पोस्ट होगी जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होगी। वो मिनिस्टर को, सरकार को, सबको एक डिटैच्ड पॉइंट से देखेंगे, मतलब उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आपको भी पता है, देखो हमारे देश में क्या होता है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो सारे जो गवर्नर हैं ना वो ज़्यादातर बीजेपी के लीडर्स रहे हैं पास्ट में। आनंदीबाई पटेल, जितने भी हैं आप देख लीजिए, सारे पुराने बीजेपी के लीडर्स हैं। उसी समय जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने अपने अपने बंदे गवर्नर के तौर पर लगा दिए थे। और जबकि सोचा यह गया था गवर्नर की पोस्ट तो एक एमिनेंट पर्सन की पोस्ट होगी जिसने कभी पॉलिटिक्स में शायद हिस्सा भी ना लिया हो। हमारे देश में देखो ऐसे ऐसे पर्सन्स को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट हों, किसी दूसरी फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व हों, किसी भी पार्टी की तरफ उनका झुकाव ना हो। लेकिन देखो ये जो आवाज़ है ना आज के समय में दब गई है, यानी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो बोला था ना उसकी आज के समय में कोई रेलेवेंस नहीं है और गवर्नर की पोस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोस्ट बन गई है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया गवर्नर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मीडिएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? देखो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर को हमने मीडिएशन से संबंधित इशू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप उस डिस्कशन को जरूर देख लीजिएगा। मीडिएशन का मतलब क्या है ये रिवाइज आपका करवा देता हूँ। देखो मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो कोर्ट में जाने के बजाय ए और बी मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, सी के पास, जो इम्पार्शियल है और मीडिएशन में ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब दो पार्टीज के बीच किस प्रकार से डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाना है ये आता है सी पर्सन को, उसको इस मामले में महारत हासिल है, स्किल है। तो ए और बी जाते हैं सी के पास में और सी मीडिएशन करवाता है, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो सोल्व हो जाता है। दोनों इस बात पे राजी हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, तो ये मीडिएशन है।
मीडिएशन के फायदे आपको पता है बहुत सारे होते हैं। कोर्ट में केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती है, सरकार जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम होता है, बाकी जो इंपॉर्टेंट मामले हैं उन पर जुडिशरी ज़्यादा ध्यान दे पाती है अच्छे से। बहुत सारे फायदे होते हैं मीडिएशन के। हमारे देश में देखो अलग अलग एक्ट्स में मीडिएशन का जिक्र तो है, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, कंपनीज एक्ट 2013, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अलग अलग एक्ट्स में मीडिएशन का जिक्र है, लेकिन एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है मीडिएशन से संबंधित। दिसंबर में सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में ताकि मीडिएशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया जा सके, और जो बिल का ड्राफ्ट है ना उसी पर राइटर क्वेश्चंस रेज करते हैं। राइटर डिस्कस करते हुए कहते हैं मीडिएशन बिल 2021 ये प्रोविजन करता है कोई भी सिविल और कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो, सिविल डिस्प्यूट जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट जैसे कॉन्ट्रैक्ट संबंधित कोई डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर काम करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हो जाता है तो ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। तो कोई भी सिविल और कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो वो पहले सीधा जुडिशरी के पास जाने के बजाय मीडिएटर के पास जाएगा, ऐसा बिल में प्रोविजन किया गया है। और देखो कौन कौन से डिस्प्यूट्स मीडिएशन के लिए फिट नहीं है। देखो कोई क्रिमिनल ऑफेंस से संबंधित मामला है, जैसे चोरी का मामला है, मर्डर का मामला है, रेप का मामला है, इनमें मीडिएशन नहीं हो सकता, ये मामले सीधे कोर्ट के पास जाएंगे। या फिर कोई सीरियस एलिगेशन है, स्पेसिफिक फ्रॉड से संबंधित इशू है, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट करने से संबंधित इशू है, इसके बाद इम्पर्सनेशन से संबंधित इशू है। बहुत सारे आप लोग देखते ही नहीं क्या, वो ऐसे होते हैं कि आईपीएस बन के धोख जमा रहा था, आईपीएस बन के पैसे ऐंठ लिए, ये इम्पर्सनेशन के केस होते हैं। मतलब आप दूसरे की आइडेंटिटी ले रहे हो, कोर्जन से संबंधित, ये सब मीडिएशन के पास नहीं जाएंगे, मीडिएटर के पास नहीं जाएंगे, इनमें मीडिएशन नहीं होगी। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है इस मीडिएशन बिल में देखो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसकी सहायता से लोकेलिटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव होगी। आगे आएगा एग्जाम्पल इसका, कैसे लोकेलिटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव होगी इस बिल की सहायता से। और ये जो बिल है ना इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको ध्यान से देखिएगा। कंपाउंडिंग ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सिर्फ एसेंस समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लीजिए वाइफ ने आरोप लगाया पति के ऊपर किसी चीज़ को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, तो ये मामला गया कोर्ट में, लेकिन बाद में वाइफ और हस्बैंड के बीच सहमति हो जाती है, जो भी डिस्प्यूट था वो दूर हो जाता है। इस चीज को कहा जाता है कंपाउंडिंग ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। कंपाउंडिंग मतलब दोनों पार्टीज के बीच में रजामंदी हो गई, समझौता हो गया, और जिसने कंप्लेंट की थी ना वो अब आरोपी के अगेंस्ट कंप्लेंट लेने को तैयार है, तो इस चीज को कहा जाता है कंपाउंडिंग ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। तो बिल का जो सेक्शन 7 है ना वो कोर्ट्स को इजाजत देता है, कोर्ट किसी भी कंपाउंडेबल ऑफेंस को, कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जिसमें दोनों पार्टीज के बीच में रजामंदी हो सकती है। अब देखो रेप के मामले में दोनों पार्टीज में रजामंदी नहीं हो सकती है। रेप जो क्राइम है ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। अगर किसी ने रेप किया है तो उसने सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम नहीं किया है, उसने पूरे समाज के अगेंस्ट क्राइम किया है। तो ऐसे मामलों में रजामंदी नहीं हो सकती है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में जो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना दोनों पार्टीज के बीच, वो देखो कोर्ट की रजामंदी के बाद हो सकता है, कोर्ट की परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता है, कोर्ट की परमिशन चाहिए। जबकि कंपाउंडेबल ऑफेंस में दोनों पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए। तो बिल का सेक्शन 7 ये कहता है कोर्ट किसी भी मामले को, किसी भी डिस्प्यूट को मीडिएशन के लिए भेज सकती है अगर वो मामला कंपाउंडेबल ऑफेंस से संबंधित है, मतलब कि जिसमें दोनों पार्टीज की रजामंदी हो सके कोर्ट की परमिशन के बिना, या फिर मैट्रिमोनियल ऑफेंस है जो कि दोनों पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टीज के बीच सिविल प्रोसीडिंग से संबंधित हैं। तो ऐसे किसी भी मामले को कोर्ट जो है वो मीडिएशन के लिए भेज सकती है। नेक्स्ट, बिल का सेक्शन 44 जो है वो ये बोलता है अगर देखो किसी डिस्प्यूट से किसी फैमिली में, लोकेलिटी के रेजिडेंट्स में, मोहल्ले में अगर शांति भंग हो सकती है ना, तो उस मामले को सुलझाया जाए, सेटल डाउन किया जाए कम्युनिटी के मीडिएशन के थ्रू। जैसे मोहल्ले में किसी मामले से पूरे मोहल्ले की जो पीस है वो भंग हो सकती है, तो उस पूरे मामले को मोहल्ले के द्वारा ही सुलझाया जाए, कम्युनिटी मीडिएशन के द्वारा सुलझाया जाए। लेकिन ऐसा कोई जो सेटलमेंट होता है ना
वो देखो कोर्ट की जजमेंट के तौर पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कोर्ट का जजमेंट जो होता है वो तो इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन ऐसा कम्युनिटी के द्वारा कुछ मीडिएशन होगा तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मीडिएशन बिल के जो प्रोविजंस है ना, वो अगर इंप्लीमेंट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे जो एक्ट्स हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, ये सब, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब इनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो मान लीजिए मीडिएशन के थ्रू कुछ मामला सुलझा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्ट में जो प्रोविजंस है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट अब करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो एक्ट इंप्लीमेंट होगा ही, चाहे मीडिएशन के थ्रू कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो इस मीडिएशन बिल के पास होने के बाद जो हमारे देश में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, उनके ऊपर बर्डन जरूर कम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मामले हैं वो तो मीडिएशन के थ्रू ही सुलझ जाएंगे, तो केसेस की पेंडेंसी जो है वो भी कम होगी। तो ये हमने जो नए पॉइंट्स निकल के आए थे वो डिस्कस किए मीडिएशन के इशू में। बाकी 10 दिसंबर का जो आर्टिकल है ना वो आप जरूर देखिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बताइए। क्या मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सेम पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज मतलब जैसे शादी संबंधित कानून, डाइवोर्स संबंधित कानून, बच्चे को एडॉप्ट करने से संबंधित कानून, जायदाद को इनहेरिट करने से संबंधित कानून, सब सेम हो। ये सारे पर्सनल लॉज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के हर एक नागरिक के लिए ये सारे पर्सनल लॉज समान हो, चाहे कोई पर्सन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आइडेंटिटी का हो, ये कानून सबके लिए सेम होने चाहिए। ये मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अगर देखो हम बैकग्राउंड की बात करें, ब्रिटिश रूल के दौरान क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए सेम हो गए थे। कोई पर्सन मर्डर करता है, चोरी करता है, सेम सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी का हो। लेकिन पर्सनल लॉज सबके लिए सेम नहीं हुए थे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग पर्सनल लॉज, हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग पर्सनल लॉज। तो जब देश आज़ाद हुआ ना, तो ये मांग उठने लगी कि कम से कम अब तो देश को यूनिफाई करने के लिए सेम पर्सनल लॉज होने चाहिए हर एक सिटीजन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चली, दोनों पक्षों से आर्गुमेंट्स आए, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सहमति नहीं बन सकी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। विरोध था। विरोध क्यों था वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके विपक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि देखो सहमति नहीं बनी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में छोड़ दिया गया, डीपीएसपी में छोड़ दिया गया कि वक्त आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए देश तैयार नहीं है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं के लिए तो जो पर्सनल लॉज थे उनको कोडिफाई कर दिया गया। ये 4 एक्ट्स आए उस समय, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये जो हिंदू पर्सनल लॉज है ना, ये बुद्धिस्ट पर, जैन्स पर और सिखों पर भी लागू होते हैं। लेकिन देखो अभी भी मुस्लिम्स के लिए जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई नहीं किया जा सका है। मुस्लिम्स के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो अभी भी गवर्न होते हैं शरीयत लॉ ऑफ 1937 के तहत। और ये एक्ट कहता है कि पर्सनल डिस्प्यूट्स के मामले में स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजियस अथॉरिटी अपनी डिक्लेरेशन पास करेगी पर्सनल मैटर्स के मामले में, किसके आधार पर? कुरान और हदीत को इंटरप्रेट करके। इसके बाद जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं वो भी देखो अलग से पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं। तो ये तो हमने बेसिक्स की बात की। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे देश में आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज नीड। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देखो, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, तो इससे कम्युनलिज्म बढ़ता है। मतलब धर्म के आधार पर
सिटीजन्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर एक हिंदू पर्सन तलाक देता है अपने स्पाउस को तो अलग पर्सनल लॉ, अगर मुस्लिम पर्सन अपने स्पाउस को तलाक देता है तो अलग पर्सनल लॉज। और चूंकि देखो कई सारे धर्मों में अभी भी पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया जा सका है, तो आरोप ये लगता है कि महिलाओं को उनके उचित अधिकार नहीं मिल पाते। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो फिर महिला चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनको उनके राइट्स मिलेंगे कानून के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है मुस्लिम धर्म का, 1985 से पहले की ये बात थी। एक महिला सा बानो, वो कोर्ट में पहुंची, उस महिला को उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। तो सा बानो ने क्लेम किया था कोर्ट में जाके कि मुझे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन देखो दूसरे पक्ष ने यह कहा मुस्लिम धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं वो सीआरपीसी से गवर्न नहीं होते, उनके लिए अलग से सरिया एक्ट है 1939 का। बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने सा बानो के पक्ष में फैसला दिया और पार्लियामेंट को भी आदेश दिया इस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस सा बानो बेगम केस में, जिसको पॉपुलरली सा बानो केस के नाम से जाना जाता है, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कीजिए। तो क्या पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया? नहीं किया, क्योंकि देखो उस समय बहुत सारे मुस्लिम सेक्शंस ने विरोध किया था और दबाव में आके सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के लिए एक एक्ट लेके आई, मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट की सहायता से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सा बानो के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 के तहत सा बानो को मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए, जो कि ज़्यादा बनता था, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉज यानी सरिया लॉ 1939 के तहत पैसा कम बनता था। लेकिन इसे अंडरमाइन कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया इस एक्ट ने। बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद भी ट्रिपल तलाक रुक नहीं रहे थे, इसलिए सरकार एक एक्ट भी लेके आई। तो ये तो हमने पहला आर्गुमेंट डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। अगले आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, देश और ज़्यादा एकजुट होगा क्योंकि सभी नागरिकों को समान ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। अभी देखो अलग अलग पर्सनल लॉज से डील करना पड़ता है कोर्ट्स को। हिंदुओं के लिए अलग से पर्सनल लॉज जो कोडिफाई हो चुके हैं, मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ, ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए भी अलग से लॉज। तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है पर्सनल लॉज के मैटर्स में। अगर सेम पर्सनल लॉज होंगे देश के सभी सिटीजन्स के लिए तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, कानून में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट, इससे हमारा इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि सेम पर्सनल लॉज होंगे सभी सिटीजन्स के लिए, तो लिटिगेशन भी कम होगी। नेक्स्ट, एक सेकुलर सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो फिर पर्सनल लॉज जो हैं वो धर्म से डीलिंक हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ होंगे, सभी सिटीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉ होंगे, तो पर्सनल लॉज जो हैं वो धर्म से अलग हो जाएंगे। धर्म से अलग हो जाएंगे तो सेकुलर सोसाइटी का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर जस्टिस भी इंश्योर होगा क्योंकि जो आरोप लगता है कई सारे धर्मों में महिलाओं को उनके राइट्स नहीं मिलते, अगर पर्सनल लॉज कोडिफाई हो जाएंगे और सबके लिए सेम होंगे तो फिर महिलाओं को उनके राइट्स भी मिलेंगे, उनको उनका हक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इससे देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी कम होगी। अभी इलेक्शन से पहले कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस पर डिबेट करती हैं और सेंटिमेंट्स को बुनाने का काम करती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकेंगी। देखो राजनीति में जब धर्म आ जाता है ना तो बाकी जो इश्यूज हैं जैसे डेवलपमेंट वो पीछे छूट जाते हैं और सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है इस इशू पर नहीं होगी। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है, माइनॉरिटीज जो हैं हमारे देश के, उनको एक डर ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा
तो मेजॉरिटीज़ के जो पर्सनल लॉज हैं उनको इम्पोज कर दिया जाएगा माइनॉरिटीज़ के ऊपर, यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के नाम पर मेजॉरिटी के कल्चर को माइनॉरिटीज़ के ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। ये डर है माइनॉरिटीज़ को। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, इवन देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन जो राइट टू रिलीजन है वो भी एक ऑब्स्टेकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, डीपीएसपी में जरूर लिखा हुआ है आर्टिकल 44 के तहत कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगी, बट सिटीजन्स के पास राइट टू रिलीजन भी है, और राइट टू रिलीजन ये कहता है हर एक रिलीजियस डेनोमिनेशन अपने रिलीजन के मामले में अपने अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर सकता है। तो डीपीएसपी जो है वो तो देखो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्सेबल है ना। ये डिबेट अलग से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, सभी धर्मों को एक मंच पे लेके आना कि हाँ ये जो पर्सनल लॉज हैं उन पे सबको राजी करना, ये देखो बहुत चुनौती भरा काम है। मतलब हम बोलते तो हैं कि सभी सिटीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉज होने चाहिए, लेकिन वो पर्सनल लॉज कौन से होने चाहिए जिस पर सभी धर्मों के लोगों की सहमति बनेगी कि हाँ ये पर्सनल लॉज हमें मंजूर हैं। मतलब ऐसे पर्सनल लॉज पर सभी धर्मों की सहमति बनाना जो सबको मंजूर हो, ये देखो बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया मिस इन्फॉर्मेशन, कि माइनॉरिटीज़ को डर है कि मेजॉरिटीज़ का जो कल्चर है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल भी नहीं है लीडर्स में कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करें। और जब भी देखो ये डिबेट स्टार्ट होती है, पूरा जो इशू है वो कम्युनलाइज हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लास्ट में अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो प्रोग्रेसिव आउटलुक को एनकरेज करने की आवश्यकता है सिटीजन्स में। वो इस मुद्दे को समझें, इस मुद्दे की स्पिरिट को समझें, ना कि जब भी मुद्दा डिस्कशन के लिए आए हिंदू और मुस्लिम में डिबेट बढ़ जाए। रैशनल आधार पर सिटीजन्स को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, सिटीजन्स को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं या फिर पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको एक सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पर्सनल लॉज हैं ये सबको सहमत हो सकते हैं, और बाद में अगर सहमति बन जाए तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लाया जाए और आर्टिकल 44 को फुलफिल किया जाए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित।